नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। क्या दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन को सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया? नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन, यह भी बड़ा सवाल है। क्या इसे लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव में होड़ मच गई? छात्रों के आंदोलन के नाम पर जो सियासत हो रही है, उसमें आज राहुल गांधी ने महफिल लूटने की पूरी कोशिश की। राहुल और प्रियंका अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए, धरने पर बैठ गए, सरकार के सामने नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा की अपनी मांग रखी। लेकिन जब सरकार की ओर से उनकी मांग मानने की बात आई तो कहा गया कि राहुल गांधी पलट गए। अब सवाल है कि छात्रों के प्रदर्शन के समाधान के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था, वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। यूं तो आज संसद में मंगल मिलन हुआ, लेकिन मंगल को ही सियासी दंगल ने अलग रंग रूप ले लिया। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। शाम होते होते राहुल, प्रियंका खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेता पीएम आवास के करीब धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए तो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। यानी दिल्ली में इस वक्त धरने पर घमासान मचा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार को कई मोर्चों पर घेरा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। सवाल है कि क्या सरकार कोई समाधान निकाल पाएगी या फिर विरोध का ये दौर लंबा खींचने वाला है, क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर हो रहे प्रोटेस्ट पर तमाम सियासी पार्टियां छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना सियासी मकसद साधने में लगे हैं। मोदी विरोधी सियासी पार्टियों में इस बात की होड़ लगी है कि कैसे भी छात्रों के इस प्रोटेस्ट के सहारे अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाया जाए। कल अखिलेश और डिंपल ने आंदोलन का चेहरा बनने की पूरी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि अखिलेश और डिंपल को भी बड़ा सरप्राइज दिया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे के घर से पीएम हाउस तक मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, पंजाब के नेताओं को टीम राहुल सामने लाई। चरणजीत चन्नी, राजा वडिंग सबको आगे कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। दादी इंदिरा गांधी वाला हथकड़ी फॉर्मूला अपनाया। कांग्रेस नेताओं ने अपने हाथ में सिंबॉलिक हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसे ही कमबैक किया था, जब इमरजेंसी के बाद बनी जनता सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी पर हथकड़ी दिखाई थी। पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं पीएमओ के बाहर, जहां कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के तहत साथ ही कई सांसदों को यहां लाया गया था। वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और लगातार अपनी एक मांग को दोहरा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जितेंद्र सिंह उनसे मिलकर गए, उन्होंने उसके बाद ये कहा कि डिस्कशन की जो उनकी मांग थी उस मांग को मान लिया गया है, लेकिन अभी भी वो इस्तीफे की बात कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से बसों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसदों को भरा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब, ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र अभी तक
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब तो राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। मोदी विरोधी पार्टियां कल छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस के एक्शन पर सरकार को घेर रही है। कल सीजेपी के नेतृत्व में संसद मार्च के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए, मीडिया को निशाना बनाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हुए और कई पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आईं। कुछ ऐसे तत्व थे शायद उनके दिमाग में कुछ और भी प्लान रहा होगा और उन लोगों ने कई इस तरह के लोगों को नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को, हमारे पुलिसकर्मियों को पकड़ के पीटा, डंडों से पिटाई करी, जूता चप्पल फेंका, खाली बोतलें फेंकी और बैरिकेड तोड़ दिए। कई गाड़ियां तोड़ी पुलिस की, प्राइवेट गाड़ियां भी तोड़ी उन लोगों ने और पत्थरबाजी कई जगह पर की उन्होंने और कई जगह पर पत्थरबाजी करते हुए हमारे पुलिसकर्मी भी बहुत सारे घायल हुए। लगभग 115 के करीब अभी घायल हुए। एमएलसी बन चुकी है, आगे भी हो सकता है संख्या बढ़े। उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। घायल छात्रों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए। घायलों का हालचाल जाना। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों पर फर्जी एफआईआर की जा रही है। केजरीवाल ने हेल्पलाइन जारी कर दावा किया कि वो घायल छात्रों को कानूनी और मेडिकल मदद देंगे। शाम होते होते अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में भी शामिल होने पहुंचे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं, आतिशी मार्लिन जो हैं, वो यहाँ पर संजय सिंह जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट साइड में यहाँ पर आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर जो तमाम छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं, बातचीत करने के लिए आए हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जंतर मंतर की साइड से, प्रोटेस्ट साइड से, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना और संजय सिंह जो कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एंटी नेशनल बताया और जालियांवाला बाग के जनरल डायर से तुलना कर दी, तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एंटी यूथ, एंटी किसान बता दिया। इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका है ये देश आपसे। राहुल जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। मैम बीजेपी देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। मोदी सरकार पर सियासी हमला यही नहीं रुका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर से कर दी, तो डिम्पल ने सिस्टम को सड़ा हुआ बता दिया। ओवैसी ने इसे मिसमैनेजमेंट बताया। सरकार की लाठी से ही छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है। आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो। किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहे। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है? जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा
और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के बच्चों के भविष्य के साथ बुरा नहीं होने देंगे। नीट पेपर लीक में 13 लोग जेल में हैं। इनको सजा दिलाने के लिए धुरंधर वकील इनके खिलाफ खड़े हों। बालक मन को गुमराह करना आसान और राह दिखाना कठिन होता है। गुमराह करने वाले गुमराह करते रहेंगे, लेकिन सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। कल जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के प्रवक्ताओं की मुलाकात हुई थी। नड्डा ने बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी से धरना खत्म करने की अपील भी की थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग, जब दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लग गया। आज किसानों ने दिल्ली में महापंचायत करने का ऐलान किया। किसानों के इस ऐलान के साथ ही पुलिस एक्टिव हो गई। दिल्ली के कई बॉर्डर सील कर दिए गए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर की किलेबंदी कर दी गई। सबसे ज्यादा हलचल हरियाणा के शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिली। हालांकि इस बार किसान ट्रैक्टर लेकर नहीं बल्कि गाड़ियों में पहुंच रहे थे। दिल्ली कूच के लिए निकले किसान एक दिन पहले फतेहगढ़ साहिब में जुटे थे। जब किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हरियाणा और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। दिल्ली में राजघाट के पास जहां महापंचायत होनी थी, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। किसान घाट पर जो किसान यहां पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें यहां से डिटेन कर लिया गया है और यहां बसेस में भरकर इनको लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त यहां पर है और लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। दरअसल किसान अमेरिका के साथ ट्रेड डील का विरोध करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे। किसानों की मांग है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द हो, समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक हो, चर्चा के बिना समझौता लागू न हो, कृषि और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा हो, गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई हो। किसान डील का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ट्रेड डील में किसानों का हित सर्वोपरि है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। इस बीच किसान दिल्ली कूच करते उससे पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया कि हरियाणा के कृषि मंत्री से बातचीत के बाद सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चडूनी से, अधिकारी बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये 2 मांगे थी, उन्होंने मान ली। अब हमारा रह गया कार्य भी हम सारे किसान लीडरों से वार्ता करें, बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चडूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर सबसे बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय ले। इस मुलाकात के बाद फिलहाल जो बॉर्डर है वहां पर जो पुलिस बल है उसकी संख्या जो है वो कम हो गई है और किसान पीछे की तरफ हट गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द
आम सहमति से फैसला लिया जाएगा। तमाम किसान लीडर से बातचीत की जाएगी और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दोनों मांगे मान ली गई हैं, ये सरवण सिंह पंधेर ने कहा। और उसके बाद आप देखिए जो यहाँ पर हरियाणा पुलिस है उसकी जो तैनाती थी वो यहाँ पर धीरे धीरे कम की जा रही है। हालांकि बॉर्डर अभी भी बंद है, बैरिकेड लगे हुए हैं। फिलहाल किसान मान गए हैं, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा उतरा नहीं है। छात्रों के धरने की आड़ में कई धरना फ्रंट खुल गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस साल मानसून ने भले ही देर से दस्तक दी, लेकिन जब इसने रफ्तार पकड़ी तो बारिश की फुहार आसमान से बरसी आफत में बदल गई। देश के कई राज्यों में इस वक्त मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, महानगर पानी पानी हो चुके हैं। कई जगहों से कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर घर, मकान, दुकान सब जलमग्न हो चुके हैं। कहीं बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा है। देखिए बाढ़ और बारिश के कहर की ऑल इंडिया रिपोर्ट। उफनती नदियां, दरकते पहाड़ और जल प्रलय जैसी दहाड़। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पहाड़ों से मैदान तक देश के बड़े इलाके में इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। थोड़े से ब्रेक के बाद मॉनसून ने फिर से रफ्तार क्या पकड़ी। कई राज्यों में हालात बेकाबू हो गए। कहीं आसमान से बरसाती बूंदें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो कहीं मकान, दुकान, सामान और मैदान से लेकर खेत खलिहान तक सैलाब में समा चुके हैं। यकीन न हो तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलिए। बाढ़ से बर्बादी का ये मंजर जम्मू कश्मीर के राजौरी का है, जहां आसमान से बूंदे नहीं बल्कि सैलाब जमीन पर आया। ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहा ले गया। गाड़ियों के जिस ढेर को देख रहे हैं, ये सैलाब में बहकर कबाड़ बन चुकी हैं। पिछले कई दिन से राजौरी, अनंतनाग, उधमपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में धरल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां 200 से 250 से ज्यादा गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गईं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू में तवी नदी के किनारे और यहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तवी नदी ने यहाँ पे उग्र रूप धारण किया है। राजौरी और पुंछ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की मौत हो गई तो कई प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हुई हैं। कल लोरन में भी 7 लोगों की मौत जो है वो रिपोर्ट की गई है। वहीं आपको बता दें कि डोडा, राजौरी, पुंछ, कश्मीर के कई अलग अलग ज़िलों में भी लगातार बाढ़ और बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। भयंकर तबाही की ये तस्वीरें करगिल से आई हैं, जहां बादल फटने के बाद सड़क नाले में बदल गई। डरे सहमे लोग किनारे पर खड़े हैं। मलबे के साथ पानी पूरी रफ्तार से रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। घर, गाड़ियां ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी पानी में बह गईं। एक महिला दौड़कर नाला पार करने की कोशिश करती है, लेकिन मौके पर मौजूद शख्स ने रोक दिया। महिला को खींचकर ऊपर की तरफ ले जाता है। फ्लैश फ्लड तमाम रुकावटों को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरान बाढ़ से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 7 लोग अब भी लापता हैं। हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोकनी पड़ी है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले साल इसी जगह पे ये वो पोर्शन था जहां पर पूरी तरीके से तबाह हुआ था और यहाँ पे भारी नुकसान जो है लो लाइन इलाकों में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ा। बल्कि एक पोर्शन जो तवी का यहाँ पे जो ब्रिज का है वो पूरी तरीके से तबाह हुआ। लेकिन आज एक बार फिर 24 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और यहाँ पे लगातार पानी का जलस्तर तवी नदी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैलाब का ये रौद्र रूप सलाल बांध का है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से
सलाल बांध का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। सेना जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। हर मुश्किल से निपटने की पूरी तैयारी है। और कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल का भी है। उफनते भयंकर सैलाब की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं, जहां बादल फटने के बाद पानी तबाही बनकर पहुंचा। बहाव इतना तेज था कि जो 2 गांवों के 6 से ज्यादा मकान को बहा ले गया। राहत इतनी रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई मकान और उनमें रखा सामान तबाह हो गया। फिलहाल मौके पर राहत का काम जारी है। बर्बादी की बाढ़ के जोर को देख लीजिए, तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। चंबा की पांगी वैली में बादल फटने के बाद आया सैलाब अपने साथ कई पुल बहा ले गया। करीब 20 मजदूर अचानक आई बाढ़ के कारण फंस गए। खबर मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार हो रही भारी बारिश से नाले उफान पर हैं, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब इस बस को ही देख लीजिए, जिसे ड्राइवर ने बिना सोचे उफनते नाले से पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बस बीच नाले में फंस गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के कई जिलों के आसमान में इन दिनों घने बादलों का डेरा है। बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं। गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने लोगों से बेवजह सफर करने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। डराने वाला ये वीडियो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है, जहां चीन बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर अचानक पहाड़ी टूट गई। लैंडस्लाइड में बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे से पहले ही लोग रुक चुके थे। चमोली में बारिश के बाद पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से गिर रहे मलबे और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्रशासन ने साफ कहा कि मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। देहरादून समेत 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही सफर करने की सलाह दी गई है। बचाव कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लेकर मास्क लगाकर टनल के अंदर जिंदगी बचाने की जंग में जुटे हैं। वीडियो सिक्किम के नामची का है। और चलिए बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज बहराइच में उनका कार्यक्रम था, जहां 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की 70 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया, तो तुष्टीकरण की राजनीति को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में दो टूक चेतावनी दे दी कि यूपी में किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर आयोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका इशारा सालार मसूद गाजी से जुड़े मेले पर। सवाल यह है कि क्या यूपी में राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की जंग बहराइच से ही 27 की नई सियासी पटकथा लिख रही। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि ओवैसी ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत सबसे पहले बहराइच से ही की थी। यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और अपने सेल फोन की लाइट खोलकर दिखा दो कि अब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। नजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले,
आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल के खिलाफ पाकिस्तान के मौलाना डीजल ने 27 साल पुरानी करगिल फाइल खोल दी। पाकिस्तानी फौज इस वक्त बलूचिस्तान से लेकर केपीके और सिंध से लेकर पीओजेके में घिरी हुई। ठीक वैसा ही उस वक्त के मुनीरों ने करगिल की जंग में किया था। एक वक्त पाकिस्तानी सेना के हाथ की कठपुतली कहा जाने वाला कट्टर गैंग इस वक्त मुनीर के लिए कैसे सबसे बड़ा सिरदर्द बना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुनीर 26 जुलाई की तारीख से जितना भागता है, कारगिल विजय का वो दिन उसे उतना ही ज्यादा सालता है। इस बार मुनीर के खिलाफ 27 साल बाद कारगिल फाइल्स खोली है मौलाना डीजल ने। मई से लेकर जुलाई 1999 तक भारत पर पाकिस्तान के द्वारा थोपी गई कारगिल जंग में पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसी मुंह की खाई थी कि ग्लोबल थू थू हुई। और अपने पड़ोसी मुल्क पर युद्ध थोपने से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही मारे गए सैनिकों को पहचानने और उनके शवों को लेने से इनकार कर दिया था। मुनीर के कुशासन में बलूचिस्तान से लेकर सिंध और पीओजेके में ऐसा ही कुछ फिर से दोहराया जा रहा है। लिहाजा अवाम मुनीर से सवाल पूछ रही है। जिस तरह पाकिस्तानी सैनिक आज के दौर में बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी के हाथों मारे जाते हैं और मुनीर अपनी इमेज बनाए रखने के लिए मौतों की संख्या छिपा ले जाता है, ठीक वैसा ही करगिल युद्ध के दौरान भी हुआ था। पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखाने के लिए कि यह संघर्ष केवल कश्मीरी उग्रवादियों या मुजाहिदीन द्वारा लड़ा जा रहा है, इसमें अपनी नियमित सेना, खास तौर पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की भागीदारी से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया था। और इस समय की एक बड़ी खबर है सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया को लेकर। बड़ी खबर यह कि निष्कासन पर चुप्पी उन्होंने तोड़ी और कहा कि मेरा बर्गर खाने में कोई संवेदनहीनता नहीं। पुलिस से सवाल करने की जगह मुझे से सवाल किया जा रहा है। पुलिस वालों ने लाठियों में कील लगाई थी और उसी से छात्रों को मारा था। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा, विजेता दहिया जी, आपके एक एक्ट की बड़ी आलोचना हो रही है। पार्टी ने आपको पद से हटा भी दिया है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ सर, देखिए लोग जो हैं, जो बीजेपी के ही सपोर्टर्स हैं, वो कुछ ना कुछ इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहे हैं कि ये बोल दिया, ये हो गया, अभिजीत ने कचौड़ी खा ली, कुछ इस तरीके की बातें। तो उसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैं वहां पे 2 रात से मैं वहां पर था, 1 मिनट के लिए भी मैं सोया नहीं था, क्योंकि मैं पहरे पे था। क्योंकि इनपुट यही था कि जैसे पुलिस ने सोनम सर को मुंह अंधेरे उनको एक तरीके से अपहरण करके उनका ले गई, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी रेड हो सकती है। तो कॉन्स्टेंटली मैं पिछली रात पे विजिल पे था, फिर उस रात नहीं हुआ, फिर अगेन अगली रात पे ये था कि ऐसा हो सकता है। तो फिर ये है कि मार्च स्टार्ट हुई, थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी, मैंने मार्च अटेंड की। और फिर जब ये हुआ कि यहाँ पे मार्च को रोक दिया गया है, पुलिस ने इंटरनेट जैम कर रखा था, तो मुझे ये था कि चलो यहाँ पे लोगों को रोक रखा है। मैं घूम के केरला हाउस की तरफ गया, वहां पे भी इधर उधर लोग थे। तो फिर मुझे ये था कि शाम को मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग वापस जंतर मंतर पे आएंगे, तो जल्दी से मैं एक बार घर जाके थोड़ा मतलब नहा धो के वापस आ जाता हूँ। और बीच में ही बस जाते हुए, क्योंकि बस भूख के हमारे आंतड़ियां निकलने वाली थी, काफी देर से कुछ खाया नहीं था, तो बीच में मैं एक बर्गर लेने रुका था। और ये मतलब ये कैसी सी बात है, मतलब अगर लोग भूखे होते हैं तो ऑफकोर्स वो कुछ खाते हैं, तो इसमें मुझे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन एक पूरा रक्स क्रिएट कर दिया गया कि ये देखो बर्गर खाया, बर्गर खाया, तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ठीक है। नहीं दहिया साहब, मसला मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ बर्गर खाने का है। मसला इस बात का है कि एक और लाठियां चल रही थी, लोग पिट रहे थे, आप उधर बर्गर खा रहे थे, जो लोग आलोचना कर रहे थे सोशल मीडिया पर। सर तो अगर लाठियां चल रही थी तो सर लाठी तो मुझे भी लग सकती थी, मतलब मार्च में तो मैं भी था। अब ये बर्गर खाने चले गए, वो लाठी नहीं लगी और उसको लगी, अरे गलती तो उसकी है ना जो लाठी चला रहा है। वो लाठी क्यों चला रहा है? पुलिस ने लाठियों के अंदर कील लगाई हुई, और इस टाइप के गुंडे वो प्लेन कपड़ों में पुलिस के साथ साथ लोगों को पीट रहे हैं। तो वो सारी बात को छोड़ के कि पुलिस की किस तरीके की निर्ममता है,
आप इस पुलिस ब्रूटलिटी के लिए भी सीजेपी को ब्लेम कर देना चाहते हैं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे रहते हैं, उसके लिए भी बीजेपी को ही ब्लेम कर दिया जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। नहीं दहिया साहब, पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। आपको जो सोशल मीडिया पर घेरा गया, वो ये घेरा गया कहकर कि एक और आप खुद कह रहे हैं कि कील लगी लाठियों से हो रहा था, तो आप अपने साथियों को पिटता छोड़कर आप चले गए बर्गर खाने। इतनी तेज भूख लग गई थी। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर इतने दिन से कुछ नहीं खाया, आप बर्गर खा रहे थे। इस संवेदनहीनता पर बातचीत हो रही है। नहीं, संवेदनहीनता सर कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इंटरनेट जैम था, आई रियली डू नॉट हैव एन आइडिया कि कॉनॉट प्लेस में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी। और ये था कि शाम को अगेन मेरी काफी जरूरत होगी क्योंकि लोग वापस जंतर मंतर पे आएंगे मार्च के बाद। तो मैंने मार्च अटेंड कर ली है और मैं जल्दी से ये करता हूँ ताकि और मतलब एक्टिव रह सकूं। तो जो भी किया मैंने मूवमेंट को ही दिमाग में रखते हुए जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया। और जिन लोगों ने वीडियो बनाई उन्हें प्रॉब्लम इस चीज से नहीं थी, वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे। प्रोटेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने नहीं दहिया भाई, उस समय तो प्रोटेस्ट आप भी नहीं कर रहे थे ना। आप भी तो प्रोटेस्ट छोड़कर आप बार बार इस बात को स्किप कर रहे हैं कि अपने साथियों को पिटता छोड़कर आप चले गए बर्गर खाने। इतनी भूख अनकंट्रोल हो गई थी। नहीं, आप इसको जिस तरीके से ड्रामेटिकली रख रहे हैं तो वो चीज वैसी नहीं थी। सारे लोग वहीं पे ही थे। फिर मैंने दूसरी तरफ जाके देखा कि यार यहाँ पे लोगों को रोका हुआ है, दूसरी तरफ से कैसे जाएं। वहां पे पुलिस ने टीयर गैस छोड़ रखी थी, तो हमारी आंखों में जलन हो रही थी। तो मेरा मतलब ये था कि हाँ यार, तो मार्च यहाँ पे रुक गई है, अब लोग वापस जंतर मंतर आएंगे। फिर